नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और अंडरवर्ल्ड के एक और दिलचस्प किस्से के साथ फिर एक बार इस हफ्ते आपके सामने हाजिर हूं। इस बार हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी पर। कहते हैं कि दोस्त अगर दुश्मन बन जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है, और इस कहानी से हमें कुछ ऐसा ही संदेश मिल रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़े, हमें समझना होगा कि 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई में किस तरह के सियासी समीकरण थे, राजनीतिक समीकरण थे और अंडरवर्ल्ड के किस तरह के समीकरण थे। तो 90 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र में शासन था कांग्रेस का, कांग्रेस की सरकार थी। और अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करें तो उस वक्त मुंबई में सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का गिरोह था दाऊद इब्राहिम का, और तब दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था अरुण गवली, छोटा राजन नहीं। छोटा राजन 1993 में जो बमकांड हुए थे उसके अगले साल 1994 से वो दाऊद के गिरोह से अलग हुआ था, और उसके बाद वो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। उनके बीच में बहुत बड़ा गैंगवॉर हुआ। लेकिन छोटा राजन के अलग होने से पहले तक दाऊद का दुश्मन था अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली। अरुण गवली मध्य मुंबई के बाइकला इलाके से, बाइकला में एक चाल है जिसे दगड़ी चाल के नाम से जाना जाता है, वहां से अपना गिरोह चलाता था। गवली पहले एक मिल मजदूर था, और मिल मजदूरों के जो लड़के थे, उनके परिवार के सदस्य थे, उनको लेकर उसने अपना ये गिरोह बनाया था। और मुंबई के अलग अलग इलाकों में अरुण गवली गिरोह की दहशत थी, और ये गिरोह दाऊद इब्राहिम के गिरोह को टक्कर देता था। अब उस दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से ऐसे लगने लगा कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, वो किसी ना किसी तरह से पैट्रोनेज दे रही थी दाऊद इब्राहिम के गिरोह को। और इस तरह की इमेज बनती जा रही थी उस वक्त अखबारों में, पत्रिकाओं में जो कुछ भी छप रहा था या जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी। खास करके मैं यहां पर दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक था जेजे हत्याकांड। जेजे में एक बहुत बड़ा शूटआउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी थी गवली गिरोह ने, और जो दो शूटर जिन्होंने की वो हत्या, उस हत्या को अंजाम दिया था, उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में घायल होने के बाद में भर्ती कराया गया था। तो दाऊद ने इसका बदला लेने की सोची और फिर एक बहुत बड़े शूटआउट को अंजाम दिया, जिसमें कि शैलेश हल्दणकर नाम का एक शूटर था, वो मारा गया, कुछ पुलिसकर्मी मारे गए, कई लोग उसमें घायल हुए थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की वो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो जब वे शूटर वहां से भाग रहे थे, मुंबई के जब बाहर निकले, तो बाद में ये बात निकलकर सामने आई कि उन्हें भागने में मदद की थी जयंत सूर्यराव नाम के एक कांग्रेस के नेता ने। ये मुंबई से सटा हुआ एक शहर है भिवंडी, ये वहां का नगर अध्यक्ष था, और उसकी ऑफिशियल गाड़ी में ये लोग वहां से निकल भागे थे। तो विपक्षी पार्टियों ने उस वक्त, शिवसेना, बीजेपी, विपक्षी जो पार्टियां थी, उन्होंने इसको लेकर काफी चढ़ाई की कांग्रेस के खिलाफ, और आरोप लगाया कि किस तरह से दाऊद के शूटरों को कांग्रेस की सरकार मदद कर रही थी, कांग्रेस पार्टी मदद कर रही थी। तो यह भी एक कांग्रेस की प्रो दाऊद इमेज बनाने में इस घटना ने मदद की। उसी दौरान एक मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जी.आर. खैरनार। ये एक बहुत ही ईमानदार, अपराइट अधिकारी माने जाते थे, और इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में जहां जहां पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन किया है, अवैध निर्माण किया है, उसकी ये इमारतों को तोड़ेंगे। इससे पहले कोई भी दाऊद की इमारत को छूने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन इन्होंने जो दाऊद की सबसे पसंदीदा इमारत थी, जो पाकमुड़िया स्ट्रीट में दाऊद के घर के ठीक सामने बनी थी, महजबीन नाम की इमारत, दाऊद ने इस इमारत का नाम अपनी पत्नी महजबीन के ऊपर रखा था। उस इमारत को भी जी.आर. खैरनार ने तोड़ दिया था, और अलग अलग इलाकों में कई दाऊद की जो संपत्तियां थी उसको जी.आर. खैरनार ने नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में जी.आर. खैरनार के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हुई सरकार की तरफ से, और कांग्रेस के नेताओं ने जो है जी.आर. खैरनार की अलग अलग कारण बताकर उनकी निंदा की, उनके ऊपर इनसबऑर्डिनेशन के आरोप लगे, इनडिसिप्लिन के आरोप लगे, अपनी मनमानी करने के आरोप लगे, और जी.आर. खैरनार के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और खैरनार भी उस वक्त में इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि दाऊद को बचाने के लिए जो है मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे अपना कर्तव्य निभाने नहीं दिया जा रहा है। इस जैसे जो बयान आए, जो जे शूटआउट की घटना हुई,
जो तमाम उस वक्त घटनाक्रम हुआ तो एक ऐसी इमेज बन गई कि दाऊद इब्राहिम गिरोह की कांग्रेस के नेताओं के साथ में मिली भगत है और इसकी काफी चर्चा होती थी। इसी दौरान जब 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के जब चुनाव आए तो चुनाव कैंपेन के दौरान शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गौली है। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि अगर दाऊद का साथ कांग्रेस ले रही है तो हमारे पास भी अरुण गौली है। अब ऐसा इन्होंने जो बयान दिया था ये एक बहुत बड़ा बयान माना जाता है, क्योंकि वे खुलेआम ये स्वीकार कर रहे थे कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन एक गैंगस्टर को वो पैट्रोनाइज कर रहे हैं, उसके साथ अपने संबंधों से इंकार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा शायद इसलिए किया गया था क्योंकि 93 का जो बमकांड हुआ था उसके बाद दाऊद की इमेज सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं रह गई थी, उसे एक मुस्लिम आतंकवादी के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो अरुण गौली को एक हिंदू डॉन के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी और यह कहा गया था कि अगर कांग्रेस के साथ में एक मुस्लिम आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम जैसा, तो हमारे साथ भी एक हिंदू डॉन है अरुण गौली की तरह। तो इस तरह से इन दोनों ही गैंगस्टर्स का भी बंटवारा हो गया था। कांग्रेस इमेज ये बन गई थी कि कांग्रेस के साथ दाऊद है और शिवसेना के साथ में जो है अरुण गौली है। अरुण गौली के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी शिवसेना की जैसी पार्टी, उसके प्रमुख ने बाल ठाकरे ने खुद उसकी तारीफ की थी और उसे अपने साथ बताया था। और एक तरह से यह संदेश भी गया था कि अगर दाऊद इब्राहिम गिरोह की ओर से शिवसेना को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो अरुण गौली जो है वो कांग्रेस के लोगों को टारगेट कर सकता है। ये जो माहौल बना और जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अन्ना हजारे ने भी उस दौरान आंदोलन किया था, तमाम कारणों से कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने और उनके पास में गृह विभाग भी आया, जो कि जिसके अंडर पुलिस महकमा आता है, मुंबई पुलिस जिसके अंडर में आती है, तो गृह विभाग भी गोपीनाथ मुंडे के ही पास था। अब हुआ यह कि जब शिवसेना बीजेपी की सत्ता आ गई महाराष्ट्र में तो उसके बाद अरुण गौली को लगा कि अब तो अपना ही राज है, अब कोई क्या बिगाड़ सकता है। और अरुण गौली ने बेखौफ होकर, बेधड़क होकर मुंबई की सड़कों पर नंगा नाच करना शुरू कर दिया। शूटआउट्स की तादाद बढ़ गई, गैंगवॉर बढ़ गए, जितने भी अरुण गौली के दुश्मन थे उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, उनको मरवाया जाना शुरू हो गया और इसी के साथ साथ एक्सटॉर्शन भी शुरू हो गया। जो तमाम कारोबारी थे, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग थे, जो मिल मालिक थे, उनसे वसूली का काम भी शुरू हो गया और जो पैसे नहीं देता था उनकी हत्या हो जाती थी। मुंबई में हर दूसरे तीसरे दिन जो है एक शूटआउट होता था। जब गौली के दुश्मन गिरोह जैसे कि अश्विन नायक, अमर नायक का गिरोह था उस वक्त में, या फिर दाऊद का गिरोह था, जब उन्होंने देखा कि इस तरह से गौली हमारे लोगों को मार रहा है तो उन्होंने भी पलटवार करना शुरू किया और उन्होंने भी गौली के लोगों को मारना शुरू किया। तो इस तरह से मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंगवॉर छिड़ गया और मुंबई में लगभग हर दिन गोलियां चलती थी। या तो गैंगस्टर एक दूसरे को मारते थे या फिर कोई कारोबारी मरता था, कोई मिल मालिक मरता था, कोई बिल्डर मरता था। इस तरह से मुंबई का माहौल जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई। अब ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव आया क्योंकि मीडिया में और मुंबई के बाहर भी हर जगह चर्चा होने लगी कि मुंबई में रहना अब सेफ नहीं है, मुंबई काफी खतरनाक हो गई है, यहां पर कब किस कोने में गोली चल जाए पता नहीं चलता। और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बना कि वो इस गैंगवॉर को रोके, जो एक्सटॉर्शन हो रहा था, कारोबारियों को जिस तरह से मारा जा रहा था उसको खत्म करे। तो ऐसे में सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू किए और गोपीनाथ मुंडे ने उस वक्त में एनकाउंटर्स की पॉलिसी शुरू की। एनकाउंटर्स यानी कि गैंगस्टरों को पकड़कर मार देना। हालांकि ये एक विवादित पॉलिसी रही और कई मानवाधिकार संगठनों ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस तरह से एनकाउंटर में गैंगस्टरों को मारना गलत है और ये तो एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया को साइडलाइन करना है, आप किसी को भी दोषी मानकर उसको मार देते हैं। लेकिन जो भी हो, अंडरवर्ल्ड के खात्मे के लिए यह माना जाता है कि गोपीनाथ मुंडे ने पुलिस को पूरी छूट दे दी और कहा कि जो भी गैंगस्टर्स गैंगवॉर में इन्वॉल्व होते हैं या वसूली में इन्वॉल्व होते हैं, शूटआउट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको पकड़ कर मारा जाए। अब इसमें जो गाज गिरी वो अरुण गौली गिरोह के ऊपर भी गिरी।
तमाम गिरोह के लोग मारे जा रहे थे। दाऊद इब्राहिम के शूटरों का भी एनकाउंटर हो रहा था, अमर नाइक के गिरोह का भी एनकाउंटर हो रहा था, दूसरे जो छुटभइये गैंग्स थे उनके भी शूटरों का एनकाउंटर हो रहा था। लेकिन इसकी गाज अरुण गवली गिरोह पर भी पड़ी और अरुण गवली के भी कई शूटर जो है एनकाउंटर्स में मार दिए गए। अब यह बात अरुण गवली को अखर गई। अरुण गवली को लगा कि मेरी मदद से शिवसेना बीजेपी की सरकार आई है, सरेआम मेरे समर्थन का ऐलान किया गया और अब मेरे ही लोग मारे जा रहे हैं। इसी दौरान एक और घटना हुई। अरुण गवली जेल में रहकर अपना गिरोह चलाता था। वो औरंगाबाद की जेल में था और जेल में पैसे के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था और उसी के जरिए जो है वो बाहर अपने गिरोह को, जेल के बाहर जो उसके लोग थे उनसे संपर्क में रहता था और अपना गैंग चलाता था, शूटआउट्स को संचालित करता था, गैंग वॉर को संचालित करता था। उसकी कमर तोड़ने के लिए सरकार ने किया ये कि उसको औरंगाबाद की जेल से हटाकर अमरावती की जेल में भेज दिया गया। उनको लगा कि अब ये नई जगह जाएगा तो फिर से अपना नेटवर्क नहीं बना पाएगा और इसका गिरोह जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ज्यादा हरकत नहीं कर पाएगा। ये बात अरुण गवली को काफी अखर गई और अरुण गवली ने अब निश्चित किया कि अब मैं सबक सिखाऊंगा शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को, जो कि मेरा नाम लेते थे सभाओं में, और अब जो है मुझे भी पलटवार करना है। तो उसने किया ये कि उसने सबसे पहले निशाना बनाया जयंत जाधव को। जयंत जाधव शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के मानस पुत्र माने जाते थे और यह माना जाता था कि शिवसेना में जो भी उस दौरान जो बड़े कोई फैसले लिए जाते थे, जो डिसीजन मेकिंग होती थी, जो रणनीति बनाई जाती थी, वो जयंत जाधव की मर्जी से होती थी, उसकी सहमति से होती थी। हालांकि जयंत जाधव किसी ऑफिशियल पद पर नहीं थे शिवसेना के, लेकिन उनकी शिवसेना में काफी चलती थी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे उनको काफी मानते थे। तो अरुण गवली ने एक दिन अपने शूटरों को भेजकर प्रभा देवी इलाके में जयंत जाधव की हत्या करवा दी। मतलब शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के लिए उस जगह पर चोट की जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा चुभता था, क्योंकि जयंत जाधव उनका राइट हैंड था, एक तरह से जो है पार्टी के सारे बड़े फैसले लिया करता था और जयंत जाधव की हत्या अरुण गवली ने करवा दी। और ये वो यहां पर ही नहीं रुका, उसने कई और भी शिवसेना के उस दौरान नेता थे, कुछ और भी नेताओं की उसने हत्या करवाई, कईयों को डराया धमकाया। ये तो एक बात हुई। वो अब सियासी तौर पर भी शिवसेना को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए उसने किया ये कि उसने अपनी एक पार्टी, ठीक शिवसेना की तर्ज पर ही उसने अपनी एक पार्टी शुरू की, अखिल भारतीय सेना। जिस तरह से शिवसेना के सदस्य आमतौर पर जो है निचले मध्यम वर्गीय या फिर गरीब परिवार के लोग होते थे, ठीक उसने भी ऐसे ही लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू किया। जो मिल मजदूर थे, जो मजदूरी का काम करते थे, निचले मध्यम वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, ऐसे लोगों को उसने अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू किया और पार्टी बनाने के लिए उसने एक शख्स का सहारा लिया जो कि खुद शिवसेना से आया था। शिवसेना की मजदूरों की यूनियन थी कामगार सेना, तो उस कामगार सेना का नेता था जितेंद्र दाभोलकर। जितेंद्र दाभोलकर को गवली ने अपने साथ मिला लिया और उसकी मदद से उसने अखिल भारतीय सेना का स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसने संगठन तैयार किया। अब अखिल भारतीय सेना अपने पैर पसारने के लिए उसने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। जैसे कि जो शिवसेना की जहां जहां पर शाखाएं थी, तो उन शाखाओं में जाकर अखिल भारतीय सेना के लोगों ने कब्जा कर लिया। वहां पर जो शाखा प्रमुख था उसको डरा धमकाकर या लालच देकर उसको अखिल भारतीय सेना का शाखा प्रमुख बना दिया गया। कई जो कामगार यूनियनें थी, अलग अलग कंपनियों में जो यूनियनें थी, जो व्यापारियों की यूनियनें थी, वहां पर भी जाकर जो है उन यूनियन के नेताओं को अखिल भारतीय सेना के लोग अपनी तरफ मिलाने लगे। कई नेताओं को जो है उनका पीछा किया जाने लगा, कईयों को पकड़कर चलती ट्रेन में ले जाया जाने लगा और बोला गया कि अगर तुम शामिल नहीं होते हो अखिल भारतीय सेना में तो तुम्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया जाएगा। इस तरह की कई घटनाएं सामने आई और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अरुण गवली ने शिवसेना को काफी नुकसान पहुंचाया और शिवसेना के पैरेलल एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की और मुंबई ही नहीं, मुंबई के आसपास के इलाकों में भी उसकी सदस्यता बढ़ती गई। ये बताते हैं कि साल भर के भीतर ही करीब 3.5 लाख लोग जो है अखिल भारतीय सेना से उस दौरान जुड़ गए थे। तो अब शिवसेना के लिए चैलेंज हो गया था और उस दौरान
शिवसेना में ऐसा लगने लगा था कि कहीं अरुण गवली जो है शिवसेना को जो है टेक ओवर ना कर लें। अगर टेक ओवर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि जहां जहां पर शिवसेना का बेस है, जहां पर शिवसेना मजबूत है, वहां पर अरुण गवली अब डेंट करने लग जाएं और चुनाव में जो है शिवसेना को हार झेलनी पड़े। तो ये एक बड़ी ही चिंता का विषय था शिवसेना के लिए। और अब ऐसे में शिवसेना ने यह तय किया कि अरुण गवली को यहीं पर रोकना पड़ेगा, नहीं तो शिवसेना की अस्तित्व पर भी आंच आ सकती है। और इसलिए अब शिवसेना ने भी गवली पर पलटवार करना शुरू किया। इस दौरान सबसे पहले ये जो लड़ाई शुरू हुई ये दो तरीके से हुई। एक तो जो एनकाउंटर्स होते थे, उस वक्त आर.एस. शर्मा मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम थे, यानी कि क्राइम ब्रांच के चीफ थे। तो उनकी अगुवाई में टॉप 10 शूटरों की लिस्ट बनाई गई हर एक गिरोह के। गवली गिरोह के जो टॉप 10 शूटर थे, दाऊद इब्राहिम गिरोह के जो टॉप 10 शूटर थे, छोटा राजन गिरोह के जो टॉप 10 शूटर थे, उनकी एक लिस्ट बनाई गई और उन सभी टॉप 10 शूटर्स को चुन चुन कर मारा गया, पकड़ पकड़ कर मारा गया। और इस तरह से जो गवली गिरोह की कमर थी उसको जो है तोड़ने की कोशिश होने लगी। कई सारे शूटर जो है, बताया जाता है कि 50 से ज्यादा शूटर जो है 3 से 4 साल के भीतर जो है मुंबई पुलिस ने, थाने पुलिस ने एनकाउंटर्स में मार गिराए थे। एक तरफ एनकाउंटर हो रहा था अरुण गवली गिरोह के शूटरों का, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण गवली की जो पॉलिटिकल पार्टी थी अखिल भारतीय सेना के पदाधिकारियों की भी हत्याएं होनी शुरू हो गई। ये हत्याएं पुलिस तो नहीं करती थी, लेकिन हत्याएं हो रही थी और यह माना जा रहा था कि ये गवली को खत्म करने की मुहिम के तहत ही ये हत्याएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस ये कहती थी कि जो अरुण गवली के दुश्मन थे वो इन हत्याओं को अंजाम दे रहे थे, इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। और गवली को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1997 में जितेंद्र दाभोलकर की हत्या हो गई। जी हां, वही आदमी जिसको शिवसेना से तोड़कर अरुण गवली ने अपनी पार्टी खड़ी की थी, अखिल भारतीय सेना को बनाया था। मुंबई के मिलन सबवे के पास में शूटरों ने जितेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी। यह बताया गया कि ये राइवल गैंगस्टर थे जिन्होंने मारा था जितेंद्र दाभोलकर को, लेकिन एक तरह से संदेश यही गया कि शिवसेना से टकराने का अंजाम भुगता है अरुण गवली ने। और इसके लिए उनके सबसे खास आदमी को, जिस तरह से अरुण गवली ने जयंत जाधव को मारा था, तो उसका बदला शिवसेना ने जितेंद्र दाभोलकर की हत्या करवा कर लिया है। यहां पर ये जितेंद्र दाभोलकर की हत्या होने के बाद में भी लेकिन अरुण गवली जो है वो पीछे नहीं हटा और उसने लगातार अपनी पार्टी बढ़ाई जानी जारी रखी। और हालांकि जो पहले जो टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करता था, डरा धमकाकर शिवसेना के नेताओं को अपने साथ करने का, वो ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन उसने सोचा कि अब मुझे सीधे चुनाव में उतरना चाहिए। तो साल 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें गवली बतौर उम्मीदवार खड़ा हुआ। हालांकि उस चुनाव में हार गया, लेकिन उसके तुरंत बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अरुण गवली खड़ा हुआ और विधायक भी चुन लिया गया। जी हां, पहली बार अरुण गवली को कोई इलेक्टोरल विक्ट्री हासिल हुई थी, वो चुनाव जीत गया था और इसके बाद बतौर विधायक उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो आपने देखा कि किस तरह से वो अरुण गवली, जिसका कि नाम बाल ठाकरे अपनी सभा में बड़ी शान से लिया करते थे, वो किस तरह से आगे जाकर उनका दुश्मन बन गया। अब यहां पर एक और पेंच आता है कि जब अरुण गवली जेल में गए, अभी कमलाकर जामसांडेकर एक शिवसेना के नगर सेवक हैं, उनकी हत्या के मामले में अरुण गवली को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में उन्हें सजा सुनाई गई और वो जेल चले गए। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं, 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भायखला इलाके से अरुण गवली की बेटी गीता गवली चुनाव में खड़ी हुई और शिवसेना ने यह तय किया कि वो गीता गवली के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यह बड़ा ही दिलचस्प है कि जो शिवसेना का दुश्मन था अरुण गवली, जिसने कि शिवसेना के नेताओं की हत्या की और जिसका बदला भी शिवसेना ने लिया, उसी अरुण गवली की बेटी के खिलाफ जो है अब उम्मीदवार नहीं उतार रही थी शिवसेना। तो ये एक बड़ी बात थी और ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये रिश्ते जो है किस तरह के रहे हैं, पहले दोस्ती फिर दुश्मनी अब वापस दोस्ती। तो ये कहानी थी
अरुण गवली और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के दोस्ती और दुश्मनी के रिश्ते की। अगले हफ्ते मैं फिर आपके सामने एक दिलचस्प कहानी लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक गैंगस्टर गोलियों की जुबान से ज्यादा गालिब की जुबान बोलता था।